Hello students, welcome to the fourth lecture of C language practical class. आज हम करेंगे last basic construct of C language which is based on selection. लास्ट लेक्चर में हमने टोटल कंस्ट्रक्ट्स देखे थे जिनमें से सिर्फ हमने स्विच केस जो कि इफ एल्स की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ हमने वही कंस्ट्रक्ट छोड़ा था और उसका आज हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे. Simply we will take an integer a and initialize it by 1. Here I write switch means we are going to compare value of a against different cases. Like this case is a keyword. Switch and case are keywords here. Case 1 means if a value of a is equal to 1, I want to print this. If the value of a is 2, I want to print this. Case 3. आपको क्या करना है कि ये जो करली ब्रैकेट मीन्स इसका भी आप क्या करोगे, यहाँ पे कोड ब्लॉक बनाओगे. स्विच के बाद जो करली ब्रैकेट है उसकी भी एक इक्विवेलेंट करली ब्रैकेट होनी चाहिए, एंडिंग करली ब्रैकेट. यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा? स्विच मीन्स इट विल चेक द वैल्यू ऑफ ए अगेंस्ट दीज केस वैल्यूज 1 2 3. बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर इसका जो केस है वो फर्स्ट के साथ मैच कर जाता है तो ये उसकी इसको अगर हम इफ के थ्रू करते हैं तो ये इस तरह से होता है. इफ ए इज इक्वल टू 1 देन प्रिंट हेलो हाउ आर यू. बट इस केस में क्या है कि हमें एक रन करना पड़ेगा इसको और इसको एक चीज चेक करनी पड़ेगी. देखो कि 1 देने अभी ए की वैल्यू मैंने 1 लिया है तो ये वैल्यूज क्या प्रिंट होंगी? हेलो हाउ आर यू, मी फाइन हियर, लास्ट केस, ये सारा प्रिंट हो जाएगा. रीजन कि जब हमने इसको बोला कि केस 1 में हमें करना क्या है, प्रिंट करना है, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होती है जो कि हम बाद में लिखेंगे. चलो कंट्रोल F9 करते हैं. द आउटपुट इज हेलो हाउ आर यू, मी फाइन हियर एंड लास्ट केस. इसने सब कुछ प्रिंट कर दिया है. रीजन कि इसने ब्रेक किया ही नहीं इन बिटवीन. यहाँ पे ये कंपल्सरी है कि हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट दें. ब्रेक लास्ट केस में हमें ब्रेक की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट केस में जब ये ए की वैल्यू 3 मैच होगी और ये यहाँ पे आएगा ए इज इक्वल टू 3, प्रिंट एफ लास्ट केस, इट विल ब्रेक हेयर automatically at the ending bracket. But in case the value of a is 1, it will print how are you, this section and then third section.
In case the value of a is equal to 2, it will go directly to the case 2. It will skip hello how are you, but it will print me fine here, and last case also if we skip the break statement. So this break statement is compulsory whenever we use switch case. Switch case is conditional construct, means this is used for selection in एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्विच केस जो सिंटेक्स है दिस इज फॉर सी लैंग्वेज. इसी तरह से बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और भी कोई कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इससे मैचिंग हो सकता है जिसमें कीवर्ड डिफरेंट होंगे, जैसे स्विच और केस की जगह पे कुछ और यूज होगा, लेकिन बेसिक इसका वर्किंग जो है मेथड वो सेम होगा. अभी हम इसको जनरल बनाते हैं कि अभी तो हम इसको जितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे ये फर्स्ट केस को ही मैच कर रहा है, बट अभी हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको जनरल बनाते हैं. A1 I will write printf enter value of A. To check other cases also, scanf format code for integer ampersand A. Now the user will enter the value at runtime. As you already know, enter value of A, I write 2. It will print me fine here, correct, and it will break. Printf me fine here and break. Suppose I don't give this statement here, I will again run and check value of A 2. It will print the third case block also. Means हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी हो सकती थी केस 3 केस 2 में. तो हमने क्या किया कि केस 2 में जैसे ये ए की वैल्यू 2 है तो मी फाइन हेयर एंड लास्ट केस इसने दोनों, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया तो लास्ट केस में आपको ब्रेक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज स्विच केस. तो टोटल कंस्ट्रक्ट्स हमने आज खत्म कर दिए. बेसिक क्या थे? सिलेक्शन, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइट्रेशन. आइट्रेशन मीन्स रेपिटेशन. Repetition means we can run the code block until a particular condition becomes false or until a particular condition becomes true, depending upon you are using while loop or do while loop. Do while loop will execute at least once. For loop will have 3 sections. First section to initialize, second for condition and third for incrementing or decrementing the value of a variable. लास्ट लेक्चर में हमने 2 असाइनमेंट्स के बारे में बात की थी, आज हम वही बनाएंगे. जस्ट हम वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को आज, बेसिक कंस्ट्रक्ट्स को. एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने आपको दिया था कि हाउ टू क्रिएट अ फाइबोनिक सीरीज. दिस इज अ फाइबोनिक सीरीज. As far as your exam is concerned, this is most important program. I have enclosed this in comment. /* and // के बीच में जो भी होगा वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा. तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है. हम ये चाहते हैं कि जो थर्ड वेरिएबल है वो लास्ट वाले 2 वैल्यूज़ को प्लस करके अपने अंदर स्टोर करे. उस केस में हम लॉजिक कैसे सोचेंगे कि ये जो 2 है ये पहले वाले 2 का प्लस है, तो फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर दो, सेकंड वाला सेकंड वेरिएबल में, और थर्ड जो है उसमें a प्लस b कर दो. मीन्स a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1. I will print the value of यहाँ पे हम दे देंगे \n. फिर से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a और b की 1 वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ पे हमें एक लूप लगाना पड़ेगा
C इज इक्वल टू A प्लस B, हमें एक अपर लिमिट देनी पड़ेगी कि C की वैल्यू जब सपोज 50 तक पहुंच जाए, लेस देन इक्वल टू 50 हो, तब हम क्या करेंगे, we will print C. printf C। अब B की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हो गई, 1 1 2 हमारा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि जो A को वैल्यू मिल जाए B की और B की वैल्यू असाइन हो जाए, सॉरी, B is equal to C, means now A will become 1, B will become 2, again it will print the value of C. Now 2 will be assigned to A, 3 will be assigned to B, and again 5 value will be printed. This way हम इस सीरीज को प्रिंट करवा सकते हैं। एक बार चेक करते हैं, there is some problem. Actually, the mistake was that the loop was run infinitely. यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने क्या किया, यहाँ पे C इज इक्वल टू A प्लस B मैंने स्किप कर दी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को स्किप करने से हमें एक और प्रॉब्लम समझ आ सकती है कि कई बार क्या होता है कि हमारे लूप में जो वेरिएबल हमारा कंडीशन के ऊपर हमने यूज़ किया होता है, उसकी वैल्यू है वो हमेशा ही कंडीशन को ट्रू रखती है। उस केस में जो लूप है वो इनफाइनेटली रन कर जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जैसे B की वैल्यू अभी 1 है, वो A को मिल रही है, C की वैल्यू जो अभी 2 थी वो B को मिल रही है। अब वापस से C की वैल्यू को मैंने A प्लस B किया ही नहीं था, उससे क्या हुआ कि C की वैल्यू जो है वो कभी भी 50 तक नहीं पहुंचेगी या 50 से अबव नहीं होगी, और उस केस में ये जो लूप है वो इनफाइनेटली रन हो जाएगा। तो अभी हमारा ये आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है, 1 1 2 3 5 8 13, लेकिन ये 34 तक क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि जब ये 34 हो चुका होगा तो 21 प्लस 34 जो है वो वैल्यू एक्सीड कर जाएगी 50 को। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स को डीबग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कई बार बाय मिस्टेक क्या होता है कि हमारी जो कंडीशन है वो कभी भी फॉल्स नहीं होती, वो इनफाइनेटली चलने लग जाते हैं, तो हमें कंट्रोल ब्रेक कर देना होता है उस आउटपुट को। तो ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी फाइबोनिक सीरीज। तो इसमें हमने लॉजिक, हमेशा ही आप लॉजिक को इसी तरह से रैंडमली सीखोगे और एक एक करके आप छोटी सीरीज से स्टार्ट करो
जैसे मैंने आपको एक टेबल वाला प्रोग्राम दिया था जिसमें क्या करोगे, आप एक वैल्यू एंटर करवाओगे और फिर एक सेकंड लूप लगाओगे जो फिक्स है कि 1 to 10 टाइम्स चलेगा और उस वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करके शो करेंगे। वो भी मैं आपको विद एग्जांपल बता देती हूँ। इसके लिए हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 a is equal to 1, a is less than equal to 10 sorry, and प्लस प्लस a मीन्स ये लूप क्या करेगा, a की वैल्यू को 1 से लेके 10 तक इंक्रीमेंट करेगा। और हमें प्रिंट क्या करवाना है, एक ऐसा वेरिएबल जो यूज़र ने रन टाइम पे एंटर किया हो। लेकिन अब इसमें हम यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने क्या दे दिया, शॉर्टकट इंक्रीमेंट वेरिएबल यूज़ कर लिया। a लेस देन इक्वल टू 10, तब तक ये क्या करेगा, b। अब b कहाँ से आएगा, now suppose I enter the value of b as 3, a is equal to 1, it will print 3. Again it will increment the value of a will become 2, 2 is less than equal to 10, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. This way the whole table of the general variable will get printed. Control F9, it will ask the value, I will enter 12. Next is your derived data type array। हर लैंग्वेज के अंदर आपको ये डेटा टाइप्स करने होंगे। जैसे जो अभी तक आपने किए वो प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं एरे, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। आपको कभी ऐसे डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको या तो कोई बेसिक डेटा टाइप की रिपीटेड वैल्यूज़ चाहिए। सपोज आपको 100 इंटीजर्स की वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसा थोड़ा करोगे कि इंट ए, बी, सी, डी, इस तरह से आप 100 वेरिएबल्स अलग अलग से मेमोरी में रिजर्व करोगे और उस डिक्लेयर करके उसको फिर असाइन करोगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ और इतने सारे स्कैनएफ लगाओगे। ऐसा नहीं करेंगे। हमारे लिए क्या अवेलेबल होता है प्रोग्रामिंग में कि हम इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज करने के लिए एरे यूज करते हैं। तो अब ये जो हमारा प्रोग्राम है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एन एरे। मैं यहाँ पे जब भी कोई वेरिएबल अब तक ले रही थी तो मैं यहाँ पे इंट ए इस तरह से एक सिंगल वेरिएबल को मेमोरी में डिक्लेयर करती हूँ और वो कितनी बाइट्स लेता है, अगर वो इंटीजर टाइप है तो वो 2 बाइट्स की स्पेस लेता है मेमोरी में। अगर वो कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर्ड है तो वो 1 बाइट की मेमोरी रिजर्व करेगा। अगर वो फ्लोट है तो वो 4 बाइट्स, डबल फ्लोट है तो वो 8 बाइट्स। तो यहाँ पे जितनी बाइट्स कोई वेरिएबल रिजर्व करता है मेमोरी में, उसी बेस पे उसकी वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यू उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई 5 इंटीजर्स लेने हैं, तो एक ऑप्शन मेरे पास है इंट ए, बी, सी, डी, ई। इस तरह से मैं 5 वेरिएबल्स अलग अलग से लूँ, उनको अलग अलग से यूज़ करूँ मेमोरी स्पेस को। लेकिन हमारे लिए उस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूएशन में अब ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कंपाइलर को, आई वॉन्ट 5 मेमोरी वेरिएबल्स विच शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप।
हर वेरिएबल जो होगा वो 2 बाइट का स्पेस लेगा और उसके अंदर हम ये एश्योर कर सकते हैं कि ये जो मेमोरी लोकेशंस होंगी, जैसे इसने हमेशा ही हम एक वेरिएबल लेते हैं तो एक वेरिएबल के लिए ये एक मेमोरी लोकेशन ले लेता है, फिर हम सेकंड वेरिएबल लेते हैं तो हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि जो मेमोरी है ये वो कॉन्टिन्यूशन में ही रिजर्व कर रहा है। तो हो सकता है कि वो वेरिएबल जहां पे भी नेक्स्ट मेमोरी अवेलेबल होगी वहां पे वो उसका स्पेस रिजर्व करेगा। तो हम क्या करेंगे कि एरे लेके एक तो ये श्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे ए वेरिएबल के नेम वो किस तरह से फिर आइडेंटिफाई करेगा। फर्स्ट वेरिएबल को नेम दे देगा A0, A1, A2, A3 एंड A4, नॉट 1 to 5, इट इज 0 to 4। ये हमारी ओर से रूल नहीं है, ये ऑलरेडी कंपाइलर में ये इस तरह से कंज्यूम होगा कि A0, A1, A2, A3 एंड A4। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये वेरिएबल जस्ट आइडेंटिफायर्स हैं, जैसे ABC हैं वैसे A0, A1, उनके नेम ही डिफरेंट हुए हैं और कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन इनकी जो लोकेशंस होंगी मेमोरी में भी कॉन्टिन्यूशन में ही होंगी, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम एडवांस प्रोग्रामिंग करें तो आपको ये श्योरिटी हो कि वैल्यू जो है नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन में पड़ी है। तो इसको एंटर कैसे करवाओगे आप वैल्यूज को? एक स्टैंडर्ड मेथड है जो आज एक बार आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन लेटर ऑन आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप यहाँ पे, अब मैंने क्या वैल्यू ली, I0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 5, आइदर आई कैन राइट लेस देन 5 और आई कैन राइट लेस देन इक्वल टू 4 एंड प्लस प्लस I। एंटर वैल्यू, और स्कैनफ में मैंने जैसे एक इंडिविजुअल वेरिएबल को यूज किया तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे इस तरह से। आई होप आपको समझ आ रहा है। सपोज मैंने इस तरह से पूरे लूप के अंदर यूजर से वैल्यूज इनपुट करवा ली रन टाइम पे, तो I0 होगा तो A0 वेरिएबल के अंदर यूजर से ये वैल्यू मांगेगा। सपोज हमने पहले वेरिएबल में 4 वैल्यू डाली, नेक्स्ट टाइम 5, इस तरह से ये I++ होता रहेगा। कंडीशन चेक होगी, जब तक A4 वाली लोकेशन ये रीच नहीं करेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। सपोज मुझे इस प्रोग्राम में सिर्फ यही करवाना है कि हम वैल्यूज को ले रहे हैं और उसको वापस प्रिंट करवा रहे हैं। एक तरीका क्या है कि लेस देन 5 भी यूज कर सकते हो। इस तरह से भी ये जो लूप है 0 to, लेकिन यहाँ पे हम I लेंगे और यहाँ पे 0, इट शुड बी I एंड प्लस प्लस I, and I will print the value of array variables like this. This is a standard method. You will have to learn it once, how to write, how to input values in an array, how to print the values in array. Means I will take an index variable. For example, मैंने अपने प्रोग्राम में इंडेक्स वेरिएबल कौन सा लिया है? I की इंडेक्स की वैल्यू मैं इंक्रीमेंट करती रहूंगी, लेकिन वेरिएबल जो एरे का नेम होगा टोटल लोकेशंस के लिए सेम होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें अभी से बेस बनाओ कि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में एरे यूज करेंगे तो एरे वेरिएबल का नेम सेम होगा, सिर्फ हम उसकी इंडेक्सिंग चेंज करते जाएंगे और किसी भी एक लूप के थ्रू। जरूरी नहीं कि आपको फॉर लूप यूज करना है, यू कैन यूज व्हाइल लूप एज वेल एज डू व्हाइल ऑल्सो, बट इजीली ये थोड़ा शॉर्टकट रहता है और इनलाइन ही सब कुछ पॉसिबल है। जैसे तीनों सेक्शंस में हमें समझ आ गया कि ये जब भी कर्ली ब्रैकेट आएगी तो वापस ये थर्ड सेक्शन पे जाएगा, फिर चेक करेगा डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, आइदर इट विल एंटर द लूप और इट विल एग्जिट द लूप। printf enter value, first value will go to the first location, second value will go to the second location, and after I becomes 5 it will come out of the loop. Next loop will just pick the values from the memory and will print in order. Let's check the program output. Now इस तरह की एरर की भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो अब इसने एरर शो की, अनडिफाइंड सिंबल I मीन्स आपने I वेरिएबल यूज किया लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया। देखो इसका एक तरीका है कि मैं इसको इस तरह से डिक्लेयर करके आती, ठीक है।
एक और शॉर्टकट तरीका है कि आपको बारी बारी ये, जब आपको इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स ही लेने हैं तो आपको इस तरह से बारी बारी इंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। फर्स्ट वैल्यू मैंने डाली 2, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6। नाउ दिस 2 विल बी स्टोर्ड इन A0, A1 लोकेशन पे 5 वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी। तो एरे के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे रोल्स हैं प्रोग्रामिंग में। एरे के बिना हमें बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो हम एरे कब लेंगे? अगर हमसे कोई ये क्वेश्चन पेपर में पूछे कि एरे का यूज़ क्या है, तो आप क्या बता सकते हो कि जब हमें रिपीटेड वैल्यूज लेनी है किसी टाइप की, जैसे 5 इंटीजर्स, 500 इंटीजर्स, और अगर हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स लेंगे तो हमें उतने नेम्स के वेरिएबल्स अलग अलग मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे कि एरे की इंडेक्स उतनी ले लोगे। यहाँ पे 5 is called size of array. Here 5 is the size of array A. Array name is A and the type of array is integer. I here is index type variable. I have used I variable to index the array. तो इस तरह के एरे के ऊपर हम और भी थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी की प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे आप एक वेरिएबल ले लेते हो s इज इक्वल टू 0, आप सारे वैल्यूज को सम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सपोज आपने सिर्फ सम प्रिंट करवाना है, s इज इक्वल टू s प्लस ai। तो सिंपली आप बस इतना ही डिफरेंस है कि पहले जो आप वेरिएबल यूज कर रहे थे इंडिविजुअल, उसमें आप क्या कर रहे थे कि सिर्फ आपको यहाँ पे s इज इक्वल टू s प्लस a, फिर a की वैल्यू को कुछ और इनपुट करवाते, वो a प्लस करते। अभी आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ इंडेक्स के थ्रू इसका नेम जो है A0, A1, जैसे जैसे आप इनपुट कर रहे हो वैसे वैसे ये वैल्यू ले रहा है, लेकिन इसको हम प्रिंट करवाते हैं लास्ट में। थोड़ा फॉर्मेट वे में करते हैं। सपोज मैं 2 बार \n लगाती हूँ तो वाइट स्पेस कैरेक्टर ये क्या करेगा? इट विल प्रेस एंटर की 2 times। the sum is equal to %d, s, and then it will wait for the key press. Now I enter the value 2, 3. Now you can see 2 enter keys here in between. नेक्स्ट इज, सपोज आपको क्या करना है कि आपको एक एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो आप इसको एक बार सेव एज कर लो। सेव एज, आप यहाँ पे क्या करोगे? आपने वैल्यूज एंटर करवा ली। नेक्स्ट लूप जो डिस्प्ले के पर्पस के लिए यूज हो रहा है, आप 4 से स्टार्ट करोगे और कंडीशन क्या कर दोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे क्या कर दोगे? माइनस -i। जस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेइंग द वेरिएबल्स, इंडिविजुअल वेरिएबल्स ऑफ एन एरे इज रिवर्स्ड। नथिंग इज चेंज्ड इन द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल विच इज़ पार्ट ऑफ एरे। हमने जैसे जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारी वैल्यूज स्टोर की, तो उसको हमने शो करने के टाइम इंडेक्स वैल्यू सबसे पहले A4 की शो कर ली। फिर अगली बार क्या होएगा? I3 हो जाएगा। इट विल चेक द वैल्यू अगेंस्ट 0। इफ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी भी ग्रेटर है तो 3, 2, 1। हमने इक्वल टू 0 यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि हमें 0 के लिए भी इसको चलाना है। और नेक्स्ट टाइम जब ये 0 के बाद -1 हो जाएगा तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप। अभी हमें सम की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। वन, 2, 4, 3, 5, 3, 4, 2, 1। तो इसने रिवर्स में शो कर दी। तो आप सिंपली इंडेक्स यूज कर रहे हो, बाकी जो एरे है वो सारा सेम है। तो इसको आप सेव एज कर लो। फिर से हम एक थर्ड एरे का कोई प्रोग्राम बनाते हैं।
हमें क्या करना है, सपोज एरे के सारे वेरिएबल्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। हम जितनी वैल्यू डालें ये वापस उसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें वापस स्टोर कर दे। ये एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने कोई असाइनमेंट की एग्जांपल नहीं की। मीन्स जब भी कभी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को उठा के उसको उसमें कोई चेंजेस करके वापस उसको सेव करोगे तो उसका ये तरीका है कि आपने A0 में जैसे एक वैल्यू डाली 5, तो आप 5 इंटू 2 हमेशा पहले राइट साइड को कैलकुलेट करेगा ये। इट विल नॉट सी AI इक्वल टू, इट विल कैलकुलेट AI इंटू 2। तो सपोज मैंने 5 वैल्यू डाली, 5 इंटू 2 10 विल बी स्टोर्ड इन A0। नेक्स्ट I will enter value suppose 3 for A1 into 2, 3 into 2 6। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सिंपल ऑर्डर में प्रिंट करवा के देखते हैं। I am entering 2, 3, 4, 1 and 5. Each and every value is multiplied by 2. This is the main statement. You have to understand AI is equal to AI into 2. तो हमने एक लास्ट लेक्चर में बात की थी कि C में शॉर्टकट ऑपरेटर्स यूज होते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको। मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। तो ये ऑपरेटर क्या करता है कि AI इज इक्वल टू उसको असाइन करेगा अपनी ही वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह के शॉर्टकट ऑपरेटर्स आपको पता होने चाहिए। एक ये प्लस प्लस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वेरिएबल्स पता होने, ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। तो अभी के लिए आप इसमें डिवाइड के लिए साइन यूज़ करोगे स्लैश, डिवाइड करने के लिए, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, दिस इज असाइनमेंट। वन मोर थिंग, कभी भी आपको ये चेक करना हो कि कोई वैल्यू इक्वल टू 0 है या इक्वल टू किसी इक्वालिटी को चेक करना है, तो आपको साइन कौन सा यूज करना है, दिस इज द इक्वालिटी एंड दिस इज असाइनमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी आप अगर किसी कंडीशन में इस तरह से लगा दोगे कि जैसे इफ A इज इक्वल टू 4, तो उसका मीनिंग ये लेगा कि ये A की वैल्यू को 4 से कंपेयर कर रहा है। लेकिन अगर गलती से आपने उसमें इस तरह से लिख दिया इफ A इज इक्वल टू 4, तो आपका जो प्रोग्राम, जो आपका लूप होगा, सपोज आपने लूप में लिया, तो ये इनफाइनाइट रन करेगा क्योंकि A को वैल्यू ये असाइन कर देगा 4। इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू लिखने पे जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम इसको इक्वल टू बोलते हैं, वो C लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज करता है। 4 विल बी असाइन टू A। एवरी टाइम इट गोज टू चेक द कंडीशन, 4 विल बी चेक्ड फॉर द कंडीशन। A is equal to 4 means it will consider it as 4। और C के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें बूलियन ऑपरेटर डेटा टाइप नहीं है। बूलियन डेटा टाइप जो होता है दैट इज ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करने के लिए हम बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, लेकिन C लैंग्वेज में बूलियन डेटा टाइप ना होने की वजह से तो हम ट्रू फॉल्स कैसे चेक करते हैं। 0 means false, otherwise each and every value apart from 0 is taken as true। मीन्स सपोज कोई लूप है, उसमें मैं वाइल लूप लेती हूँ, वाइल और ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई भी ऐसी वैल्यू ले ली जो 0 नहीं है, तो इट विल बी टेकन एज ट्रू। तो मैं जैसे कोई, अभी तक तो हम लूप में ऐसे कर रहे थे, सपोज जैसे हम ये ले रहे थे कि जैसे वाइल लूप लिखते हैं, वाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं और इस तरह से हम
तो यहाँ पे जो कंडीशन है ना, ये समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार इस तरह से मिस्टेक हो जाती है कि हमने अपनी ओर से देना था कि ए की वैल्यू जब 4 हो जाए तो इसको 4 से ग्रेटर हो जाए तो हमें लूप में एंटर करवाना है। इसका मतलब है कि अगर वो 4 से लेस है तो वो लूप के अंदर एंटर करे, अदरवाइज वो एग्जिट कर जाए। इसी तरह से सपोज मैं ये दे देती हूँ इक्वल टू 0 है तो वो एंटर कर जाए। लेकिन अगर मैंने इसमें सिर्फ ये लिख दिया वाइल 0, तो इसका मीनिंग वो ये लेगा कि वाइल फॉल्स मीन्स द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस, क्योंकि 0 मीन्स it will take it as false condition, result of condition as false। और अगर 0 के अलावा मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 3 वट एवर 1 लिख दूँ, 1 हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी लूप के अंदर ये देना हो कि हमने उस लूप को इनफाइनेटली चलाना है, लेकिन उस केस में हमें इन बिटवीन कोई ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट देना ज़रूरी है लूप के अंदर जो उसको अंदर से ब्रेक कर दे। अदरवाइज ये लूप इनफाइनेटली चलने लग जाते हैं और वो कभी रुकती नहीं आउटपुट, उसको हमें कंट्रोल ब्रेक करके वापस लाना पड़ता है एडिटर में। तो 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। एक और भी तरीका होता है कि जैसे मैं किसी वेरिएबल को ऐसे असाइन कर दूं तो ये भी कोई रॉन्ग कंडीशन नहीं मानेगा। दिस इज नॉट a इक्वल टू 2 कंडीशन, बट स्टिल इट विल कंसिडर इट एज वैल्यू 2, मीन्स इट विल कंसिडर इट एज लाइक दिस। If I save this, this is also wrong. This syntax is for assigning the value 0 to a and it will consider it as 0। कई बार क्या होता है कि हमारी कंडीशन पहली बारी में ही फॉल्स हो जाती है और वो रन नहीं करता। सपोज अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इसके लिए हम कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू ली a इज इक्वल टू 1। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू टीच हाउ एन इनफाइनाइट लूप वर्क्स विद कंडीशन 1 विच इज़ ऑलवेज ट्रू। यहाँ पे मैंने ये कहा कि वाइल 1 प्रिंट है हेलो, तो ये करता ही जाएगा, हेलो प्रिंट कर ही जाएगा और उसको हमें ब्रेक करने के लिए कंट्रोल ब्रेक देना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इन बिटवीन कोई कंडीशन लगा दूँ कि प्लस प्लस ए, इफ ए इज इक्वल टू 3, this break statement will prevent this loop from running infinitely। ब्रेक से क्या होगा कि कभी ना कभी a की वैल्यू 3 हो जाएगी प्लस प्लस होने पे, और ये 3 वैल्यू होते ही ब्रेक कर देगा। मीन्स फर्स्ट टाइम वाइल 1 बिना कंडीशन को ट्रू फॉल्स चेक किए ये अंदर जाएगा, मीन्स 1 मीन्स ऑलवेज ट्रू। प्रिंट एफ हेलो, एक बार हेलो प्रिंट हुआ, a की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन इफ कंडीशन फॉल्स है तो ये इस कोड ब्लॉक को स्किप करके लास्ट वाइल लूप की लास्ट ब्रैकेट से वापस वाइल लूप तक जाएगा। फिर से कंडीशन ट्रू है, इट विल एंटर, इट विल प्रिंट हेलो सेकेंड टाइम, ए में 3 हो जाएगा, लेकिन अब ये 3 ट्रू हो गया तो ये ब्रेक करके सीधा, जब भी कभी किसी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आएगी तो वो कंट्रोल को वाइल लूप के एंडिंग ब्रैकेट के बाहर भेज देगी, एग्जिट करा देगी। तो ब्रेक विल, कई बार क्या हमें कंफ्यूजन होता है कि ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये इस करली ब्रैकेट के लिए है, इस करली ब्रैकेट के लिए या इस करली ब्रैकेट के लिए है, क्योंकि ये जो आउटर ब्लॉक है ये वाइल लूप का है और जो इनर ब्लॉक है ये ए का है। अगर ऐसा हो
कि एक लूप के अंदर हमने एक और लूप चलाया हो और ब्रेक दिया हो, तो ये जो ब्रेक है ये सिर्फ इनर लूप को एग्जिट करेगा। मीन्स ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट्स द इमीडिएट लूप, जो इसका इमीडिएट आउटर ब्लॉक है। तो अभी तो ये कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है, तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के लिए ब्रेक नहीं कर रहे हैं हम, लूप को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने वाइल लूप के अंदर एक वाइल लूप चलाया होता यहाँ पे इफ कंडीशन की जगह पे, तो उस केस में यहाँ पे मैंने ब्रेक दिया होता तो वो इनर वाइल ब्लॉक को, वाइल लूप के ब्लॉक को एग्जिट करेगा। इन केस मैं चाहती हूँ कि कोई जब भी मैं किसी लूप के अंदर ब्रेक करवाऊं और वो सब सारे लूप्स में से बाहर आ जाए, तो उस केस में हम यूज करते हैं एग्जिट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट और एग्जिट स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। तो आप ये क्लियरली प्रैक्टिकल ट्राई करके बता सकते हो कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वो इमीडिएट लूप को ही ब्रेक करेगा, लेकिन एग्जिट विल एग्जिट द आउटर लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट फंक्शन का एक और भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तो हमारे प्रोग्राम में एग्जिट करने पे ये प्रोग्राम का एंड ही हो रहा है, अदरवाइज भी एग्जिट जो है वो आपके प्रोग्राम से ही एग्जिट कर जाता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम अंदर यूज करते हैं लूप के टू ब्रेक द लूप ओनली। तो अभी के लिए आप ये सब टॉपिक्स कर सकते हो, जैसे बुलियन डेटा टाइप्स क्या है और सी के अंदर बुलियन डेटा टाइप ना होने से हम ट्रू फॉल्स वैल्यू को कैसे यूज करते हैं। तो ट्रू मीन्स 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। अगर किसी कंडीशन को कैलकुलेट करने पे आंसर 0 बन जाएगा तो वो उसको फॉल्स कंसीडर कर लेगा। अगर कैलकुलेट करने पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी अदर देन 0, इट विल टेक इट एज ट्रू कंडीशन। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है आप एग्जांपल्स के साथ ट्राई करो। इसको बारी बारी से लूप्स के अंदर, एक लूप के अंदर आप उसको दूसरा लूप लेके और या फिर किसी लूप के अंदर आप कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज करके देखो, ब्रेक स्टेटमेंट लगा के देखो और एग्जिट को ट्राई करो कि एग्जिट से आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाता है उसी पॉइंट से। अदरवाइज हमेशा जो सी प्रोग्राम एग्जिट करेगा तो उसका नॉर्मल एग्जिट होता है मेन फंक्शन की एंडिंग ब्रैकेट। लेटर ऑन जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे, अभी के लिए आपने सिर्फ मेन फंक्शन ही देखा है। मेन फंक्शन की एक स्टार्टिंग करली ब्रैकेट है, एक एंडिंग है जिसके अंदर हम कंप्लीट सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं। अभी बाद में हम क्या करेंगे, अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे जो हम मेन की एंडिंग ब्रैकेट के बाद बनाएंगे। लेकिन उस केस में भी सब कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रोग्राम का एक्चुअल एग्जिट होगा वो मेन फंक्शन की एंडिंग ब्रैकेट पे आके ही होगा। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चलेंगी कि कहाँ पे एंड हो रहा है, कंट्रोल कहाँ कहाँ जा रहा है। तो इस चीज को हम ट्रेस करना सीखेंगे कि कंपाइलर फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे आके रन करना शुरू करेगा, फिर नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट पे, इस तरह से हम ट्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज आप और ट्राई कर लेना, इसमें ये है कि एडिट के अंदर आपके लिए कुछ शॉर्टकट्स पड़े हैं, ये आपको यूजफुल रहेंगे। जब आप एडिटर में टाइपिंग करते हो तो कई बार क्या होता है कि आप बारी बारी से कट कॉपी पेस्ट आपको ज़रूरत पड़ती है जो आपने अब तक वर्ड में कर लिया होगा। तो किसी भी एडिटर में हम टाइपिंग करते हैं तो कई बार हमारा प्रोग्राम लेंथी है तो उसमें हमें कुछ रेपिटेशन भी चाहिए होती है, जैसे प्रिंट एफ स्टेटमेंट बारी बारी आ रही हैं, तो आप कट कॉपी पेस्ट यूज़ कर सकते हो। उसके लिए शॉर्टकट्स है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट की, पेस्ट के लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट की, कट के लिए शिफ्ट प्लस डेल और क्लियर के लिए कंट्रोल डेल। आप सेलेक्ट करके उसको क्लियर कर सकते हो, मीन्स फाइनली डिलीट कर सकते हो। कट के बाद पेस्ट करना है आपको, स्टेटमेंट्स को कहीं शिफ्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, तो एक तो आप ये शॉर्टकट्स ट्राई कर लोगे। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि ऑप्शंस में जाके आपको एनवायरनमेंट में एडिटर सेट करना होता है। इसके अलावा रन करने के टाइम आप क्या करते हो, कंट्रोल F9, ये तो आप कर ही रहे हो, कंट्रोल F9 से अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है वो है ट्रेस इनटू एंड स्टेप ओवर। मोस्टली हम क्या है कि ट्रेस इनटू F7 से क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा कंट्रोल है, हमारा कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो कई बार हमें ट्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपाइलर कहाँ पे कंट्रोल, जैसे हमारा एक वेरिएबल सही प्रिंट नहीं हो रहा तो हम उसको देखेंगे कि वो कहाँ से घूम के और कहाँ से वो एग्जीक्यूशन करके वापस वहाँ तक आ रहा है जिससे उसकी वैल्यू अफेक्ट हो रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स भी हम डिस्कस करते रहेंगे। आई होप आपको प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग लग रही है।
जब हम फर्स्ट लैंग्वेज करते हैं और हमारा जो फर्स्ट टीचर होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो आई होप आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही होगी, और नेक्स्ट सेमेस्टर तक जब C++ आप करोगे तो आपको सी में एक अच्छा बेस होगा। जो कंस्ट्रक्ट्स हम सी में कर रहे हैं और जो स्टेटमेंट्स हम सी में कर रहे हैं ये टोटल प्रोग्रामिंग में रिपीट होंगी। आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें यही चीज़ें, एरेज भी सेम, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें सिर्फ आपके सिंटेक्स अलग हो जाते हैं। सिंटेक्स को आप जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में कह सकते हो ग्रामर। तो आपकी जो ग्रामर है वो डिफरेंट होगी। आपको सिर्फ इनको अंडरस्टैंड सिर्फ इसी लैंग्वेज के टाइम पे कर लेना है ताकि नेक्स्ट लैंग्वेजेस पे आपको इतनी लेबर ना करनी पड़े। तो अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं पे कोई डाउट है या प्रोग्रामिंग की कोई भी चीज़ आपको लगता है कि प्रैक्टिकली आपसे नहीं हो रही है, आपका कोई प्रोग्राम है उसमें आपको कोई एरर मिल रही है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे को क्वेरी सेंड कर सकते हो। आई विल आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो आप इसको फर्दर शेयर कर देना।